3 साल में भारतीय टीम ने T20I की 16 बायलैटरल सीरीज जीती हैं, 2 वर्ल्ड कप उठाए और एक भी सीरीज नहीं हारी। लेकिन पिछले 2 हफ्तों में 2 बड़ी सीरीज हार जाती है। आयरलैंड मात देती है, इंग्लैंड मात देती है और सबसे बड़ी बात यह है कि इंग्लैंड ने भारत को लगभग हर मोर्चे पर पीछे छोड़ा है। ट्रेंट ब्रिज की बात कर दें तो भारतीय टीम सिर्फ 76 रनों पर ऑल आउट हो जाती है, जो T20 में उनका सबसे सेकंड लोएस्ट स्कोर है। और इसके बाद अगर बात करें ब्रिस्टल की तो वहां 159 रन बनाने के बावजूद भी उसे इंग्लैंड टीम ने मात्र 14वें ओवर में हासिल कर लिया। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि भाई 4 महीने पहले जो टीम विश्व चैंपियन बनी थी वो कुछ महीनों बाद ऐसी हालात क्यों हो गई? उसके कौन गुनहगार हैं? क्या कप्तानी बदलना कारण है, या कोच गौतम गंभीर की रणनीतियां कारण है, या फिर पाटा पिच में IPL खेलना कारण है? क्या कारण है कि जिनकी वजह से टीम इंडिया का ये हाल हुआ है? हर भारतीय फैंस यही पूछ रहा है। उसमें अगर कारणों की बात करें तो पहला कारण तो यही है कि जो एटमॉस्फेयर है, जो परिस्थितियां होती हैं उसके अनुसार भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने खुद को नहीं ढाला है। भारत की सबसे बड़ी कमजोरी यही रही है कि बल्लेबाज जब आयरलैंड के खिलाफ थे या फिर इंग्लैंड के खिलाफ तेज और सीम मूवमेंट वाली पिचों के अनुसार अपनी रणनीति नहीं बदल सके हैं। आयरलैंड में 2 मैचों में आक्रामक बल्लेबाजी की कोशिश हुई, लेकिन गेंद हवा और पिच से मदद ले रही थी। ऐसे में विकेट बचाकर पारी बनाने के बजाय भारतीय बल्लेबाजों ने लगातार बड़े शॉट खेलने के प्रयास में आउट हुए। मान रहे थे ये IPL की पाटा पिचें हैं और गलतियां वही हुई। और इसके बाद खुद कप्तान श्रेयस अय्यर ने आयरलैंड दौरे के बाद माना था कि टीम ने वहां की परिस्थितियों का सही आकलन नहीं किया, अंदाजा नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि मैदान के आकार और हालात को अगर लेकर भारतीय टीम तैयारी करती तो शायद ये हालात होते नहीं था। लेकिन भारतीय टीम ऐसा लगा था आयरलैंड टूर पर गई है, यानी पिकनिक मनाने गई है, सीरीज खेलने गई नहीं थी। वहीं अब बात करें अगर इंग्लैंड में तो भारतीय टीम ने ठीक इसके उल्टा किया। भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के आक्रामक गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ बेहद सतर्क शुरुआत करते नजर आए। डिफेंसिव बल्लेबाजी, मतलब जहां छक्के चौके लगाने चाहिए थे वहां पर डिफेंसिव खेलना शुरू कर दिया और परिणाम यह हुआ कि भारतीय टीम ने उतने बड़े टोटल नहीं बनाए जितने से इंग्लैंड को उनके घर पर रोका जा सके, हराया जा सके। सबसे बड़ा कारण तो यही रहा। फिर एक आता है टीम चयन और बल्लेबाजी क्रम में जो एक समस्या है वो अब खुलकर सामने आ चुकी है। कह सकते हैं भारतीय टीम एक्सपोज हो चुकी है। सीरीज के दौरान लगातार जो टीम का क्रम था वो बदलता रहा। तिलक वर्मा जैसे बल्लेबाज जो नंबर 3 और 2 पर शतक लगा चुके T20I में, उन्हें निचले क्रम में भेजा गया सिर्फ इसलिए कि वो वाइस कैप्टन है और उसकी टीम में जगह मजबूरी में रखनी पड़ेगी। शिवम दुबे की भूमिका पर जो उनका जो रोल था वो बिल्कुल स्पष्ट नजर नहीं आया। कभी वो फिनिशर बन जाते हैं तो कभी शुरुआत में दबाव झेलने की जिम्मेदारी दे दी जाती है। श्रेयस अय्यर को छोड़कर लगभग हर भारतीय बल्लेबाज इंग्लैंड की रणनीति में फंस गया। रन बनाने का रास्ता तलाशना उनके लिए आसान नहीं नजर आया। कह सकते हैं उसकी वजह से वो अपना विकेट गंवा बैठे। नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते हैं उतरे तिलक वर्मा, उस जगह पर बिल्कुल प्रभाव ही नहीं छोड़ रहे हैं। यानी नंबर 6 तो एक फिनिशर की भूमिका होती है, एक विस्फोटक बल्लेबाज की होती है, जबकि हम जानते हैं तिलक वर्मा पारी को बुनते हैं, शुरुआती में गेंदें खेलते हैं, बाद में उसे विस्फोटक बल्लेबाजी में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर वो तमाम सारी चीजें निकल कर आ रही जिसके टीम इंडिया को कह सकते हैं जो उनकी स्वाभाविक शैली है, जो जिन खिलाड़ियों का जो स्वाभाविक अंदाज है वो उस अंदाज में खेल नहीं पा रहे हैं। इसके बाद एक बड़ी कमजोरी यह है गेंदबाजी। गेंदबाजी में जो हमारा अटैक है वो स्थिर नहीं नजर आता है। भारत ने लगभग हर मुकाबले में गेंदबाजी आक्रमण में बदलाव किया है। इससे गेंदबाजों को अपनी जो भूमिका है, जो रोल है, उसे तय करने का मौका ही नहीं मिला है। अगर माने जानकारों की तो उनका मानना है कि कप्तान को एक स्थिर गेंदबाजी लाइनअप चाहिए, एक ताकि उसी के आधार पर वो रणनीति बना सके। आप एक में रवि बिश्नोई को खिलाइए, फिर बाहर कर दीजिए, फिर दूसरा गेंदबाज लेकर आइए, उस हिसाब से कप्तान के लिए रणनीति बनाना बहुत कठिन होता है। बार बार बदलाव का असर गेंदबाजों के लय में भी पड़ता है, साफ दिखाई देता है। अगर वो उन्हें नहीं पता है कि भाई अगला मुकाबला हम ये खेल रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए किसी गेंदबाज से कोई गलती होती है किसी भी बल्लेबाज के खिलाफ, उसे पता है कि अगला मुकाबला मुझे खेलना नहीं, तो उस पर काम भी नहीं करेगा। अगर पता हो कि मुझे आज हैरी ब्रूक ने यहाँ पर छक्के मारे हैं, जो गेंदें मैंने स्ट्रेट फेंकी उनमें उसने लैप शॉट खेले हैं, सीधे बल्ले से वो उन पर हिट नहीं कर पा रहा था, तो अगली बार वो उस पर काम करके आता, ना कि उसे तो आराम करना है। ये वाले हालात जो बने हैं टीम इंडिया के ना, ये डरावने हालात हैं। टीम के अंदर का माहौल बहुत खराब हो चुका है और सबसे बड़ा कारण सपाट पिचों पर खेलने की आदत। IPL ने ऐसा हाल कर दिया है कि भारतीय टीम पूरी तरह से परेशान नजर आ रही है। भारत जब सपाट पिचों पर खेलने लगेगा तो बल्लेबाज रन बनाने लगेंगे और जो आज सवाल उठ रहे हैं लगभग खत्म हो जाएंगे। हर कोई वैभव की तारीफ करेगा, हर कोई अभिषेक की तारीफ करेगा, सरपंच साहब की तारीफ होगी, लेकिन फिलहाल हालात बहुत खराब हैं। ऐसा अगर होता रहा तो भारतीय टीम 2024 T20 विश्व कप के बाद लगातार अपने घर में T20 मुकाबले खेल रहा है। IPL में भी सपाट पिचों पर ही तैयारी की जाती है, वहां पर भी बड़े बड़े छक्के लगते हैं।
ऐसे में जब उन्हें अचानक आयरलैंड, इंग्लैंड या कहीं सेना कंट्री का दौरा करने का मौका मिलता है तो टीम की कमजोरियां खुलकर सामने आ जाती हैं। 2028 में भारत को T20 विश्व कप 2028 जो खेला जाएगा वो अफ्रीका में खेलना है। ऐसे में सपाट पिचों की तैयारी कितनी फायदेमंद होगी टीम इंडिया के लिए तो BCCI बता सकता है, लेकिन पिछले एक साल में इंग्लैंड ने 2 बार गौतम गंभीर की जो भी रणनीतियां हैं उन्हें उजागर करके सबके सामने रख दिया है। पहली बार मोहम्मद सिराज ने शानदार स्पेल से उन कमियों को थोड़ा बहुत ढका था बुमराह के साथ मिलकर जब टेस्ट सीरीज खेल रही थी भारतीय टीम, और एक बार फिर से वही नजर आने लगा है। जब तक उन रणनीतियों पर काम नहीं किया जाएगा, उन्हें दूर नहीं किया जाएगा, तब तक मुश्किल से ही विदेशी परिस्थितियों में अलग नतीजों की उम्मीद की जा सकती है। और एक आपने बड़ा कारण देखा होगा कि टीम इंडिया में इस वक्त सारे बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। मतलब नवंबर 1 से लेकर लीजिए नंबर 6 तक चाहिए, हर जगह आपको लेफ्ट हैंड मिलेंगे। पूरे दौरे में टीम मैनेजमेंट की रणनीतियों पर सवाल भी उठे इसी वजह से। आखिर लगातार बाएं हाथ के बल्लेबाजों को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है? पूर्व खिलाड़ियों का मानना है कि टीम चयन में लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बेहद जरूरी है और उसे तवज्जो दिया जाना चाहिए। बाएं हाथ का बल्लेबाज जब आता है तो ध्यान भटकता है, दाएं हाथ का बल्लेबाज जब जाता है तो फील्ड फिर से बदलनी पड़ती है, तो गेंदबाज भी परेशान होता है, विपक्षी कप्तान भी परेशान होता है। और अगर आपको एक ही जैसे बल्लेबाज मिलते रहेंगे तो आप उनके खिलाफ सॉलिड प्लान बना सकते हैं। मौजूदा बल्लेबाजी लाइनअप में बाएं हाथ के बल्लेबाजों की भरमार पड़ी है। श्रेयस अय्यर को छोड़ दिया जाए तो वैभव और अभिषेक ओपनिंग करते हैं, दोनों ही कह सकते हैं लेफ्ट हैंड हैं। उसके बाद ईशान किशन आते हैं, वो लेफ्टी हैं। शिवम दुबे आते हैं, वो लेफ्टी हैं। तिलक वर्मा लेफ्टी हैं, सुंदर लेफ्टी, अक्षर पटेल लेफ्टी। मतलब सारे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं। इससे बल्लेबाजी क्रम भी पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। कई खिलाड़ियों को उनकी स्वाभाविक जो पोजीशन है जहां पर वो खेल सकते हैं उस पर खेलने का मौका नहीं मिल पा रहा है। कई बार ये जरूरी होता है कि आपका लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बना होना चाहिए। हार के बाद सवाल क्या उठता है? गंभीर जिम्मेदार हैं। गंभीर ने हार के बाद कहा क्या, पहले आपको वो सुना देते, फिर गंभीर की कमियां मैं बताऊंगा। गंभीर ने कहा कि मौजूदा भारतीय टीम की तुलना T20 विश्व कप जीतने वाली टीम से करना सही नहीं होगा। क्यों? कहा कि अब भारतीय टीम के कप्तान बदल चुके हैं, टीम ओपनिंग जोड़ी नहीं है। हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह जैसे अनुभवी खिलाड़ी अब इस टीम का हिस्सा नहीं है फिलहाल। कहा कि जब किसी टीम को रीसेट किया जाता है तो उसे समय देना पड़ता है। जरूरत क्या पड़ी इसकी? 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग कर रहा है, प्रिंस यादव अपना दूसरा T20I मैच खेल रहे हैं और हर्षित राणा चोट के बाद लौटे हैं। ऐसे में केवल नतीजों के आधार पर पूरी तस्वीर देखना सही नहीं है। फिर किस आधार पर देखा जाए कि किस खिलाड़ी ने कहां पर अच्छा प्रदर्शन किया है? 4 गेंदें अच्छी खेली हैं, उसके लिए उसकी तारीफ कर देनी चाहिए। मान लीजिए 10 गेंदें खेलनी है, 10 गेंद में बनाए उसने 10 रन है, हो सकता है 2 गेंदों में उसने 2 बाउंड्री लगाए हो तो सिर्फ 2 गेंद की तारीफ करनी चाहिए, बाकी 8 गेंदें छोड़ देनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कोच साहब, तमाम सारी खामियां आप पे हैं। दोनों सीरीज में भारतीय टीम की जो सबसे बड़ी कमजोरी रही वो परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल नहीं पाना रहा। बल्लेबाज हर तरह या कहीं हर तरह की पिच पर एक ही अंदाज पर बल्लेबाजी करते नजर आए थे। टीम में एक जैसी बल्लेबाजी शैली वाले खिलाड़ियों की भरमार थी। जब भी गेंद हवा में स्विंग या सीम मूवमेंट मिलती तो भारत के बल्लेबाजों के पास उसका कोई जवाब नहीं था। मुश्किल गेंदबाजी स्पेल को धैर्य के साथ खेलने और साथ साथ स्ट्राइक रोटेट करने के बजाय भारतीय बल्लेबाज लगातार बड़े बड़े शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ विराट से सीखने की जरूरत है और यही कारण रही, यही रणनीति पहले आयरलैंड के खिलाफ फिर इंग्लैंड के खिलाफ पूरी तरह से उल्टी पड़ गई। सबसे बड़ी तैयारी की कमी थी और कुछ नहीं। ब्रिस्टल में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने छोटी सीधी बाउंड्री को लगातार फायदा उठाया। उन्होंने उन गेंदों पर लैप शॉट खेले जो उसके लिए उपयुक्त नहीं थी, यानी लैप शॉट सामने खेल नहीं सकते थे, सिर्फ उन्हीं गेंदों पर लैप शॉट खेलने गए। खास करके हैरी ब्रूक ने तो अच्छी गेंदों को भी इस रणनीति से चौके में बदल दिया। भारतीय बल्लेबाज ये तय नहीं कर पा रहे थे किस दिशा में शॉट खेलना बेहतर रहेगा। इससे ज्यादा गंभीर स्थिति शायद ही भारतीय टीम के लिए कभी रही होगी कि भारतीय बल्लेबाजों को समझ में ना आए कि किस दिशा में शॉट खेलें, कौन सा शॉट खेलें और किस गेंदबाज के खिलाफ अटैक करें और किस गेंदबाज को स्ट्राइक रोटेट करके निकाल दें। चाहे वैभव हो, चाहे अभिषेक हो, चाहे भी ईशान किशन हो, इन तीनों का कह सकते हैं भंडा फूट चुका है। और यहां पर जरूरत थी संजू सैमसन की, उन्हें बाहर कर दिया गया क्योंकि 3 मुकाबले में उस बंदे ने रन नहीं बनाए थे, जबकि उसने साउथ अफ्रीका जैसी उछाल भरी पिचों पर शतक लगाए थे। अगर बात करें नंबर 3 पर तो नंबर 3 तक क्लियर है। नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर, लगातार टीम परेशान नजर आ रही थी, रन बनाए लेकिन वो रन नाकाफी थे। नंबर 5 पर आप तिलक वर्मा को उतार रहे हैं, चलिए नंबर 5 आप दे सकते हैं तिलक वर्मा को, लेकिन आपको फिर रिंकू सिंह चाहिए, शिवम दुबे चाहिए, हार्दिक पांड्या चाहिए। ऐसे बल्लेबाज चाहिए जो विस्फोटक बल्लेबाज हो, ना कि स्ट्राइक रोटेट करने वाला बल्लेबाज नंबर 5 पे चाहिए। तो आपको अक्षर पटेल को बाहर करना चाहिए था, विस्फोटक बल्लेबाज रखने चाहिए थे। टीम चयन ही पूरी तरह से खराब हुआ था और जो टीम इंडिया का लोअर ऑर्डर है वो परेशानी का सबब बन चुका है। पहले सूर्य कुमार यादव का बल्ला नहीं चल रहा था, लेकिन वहां पर बाद में हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे अपना रोल निभा रहे थे। टीम इंडिया परेशानी में नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अब सरपंच साहब तो बल्ला
चला रहे हैं, लेकिन उसके बाद नंबर 4, 5, 6 पर परेशानी है। शुरुआत में परेशानी है, शुरुआत में तो रन ही नहीं बन रहे हैं। तो हालात ऐसे हो चुके हैं टीम इंडिया की, टीम इंडिया 150 रन बना ले तो उसकी पीठ थपथपा देनी चाहिए कि भाई आपने 150 रन बना लिए, वरना 150 रन बनाने की भी हैसियत टीम इंडिया की इस वक्त नहीं बची है। हालात कुछ ऐसे हैं और इन्हें अब दूर करने की जरूरत है। हर टीम के खिलाफ एक रणनीति नहीं होनी चाहिए, हर पिच पर आपकी सेम अटैक नहीं होना चाहिए। कभी आपको स्ट्राइक रोटेट करना है, कभी आपको बड़े बड़े शॉट के लिए भी जाना चाहिए, छोटी बाउंड्री को टारगेट करना चाहिए। ये तमाम सारी चीजें हैं जिन पर फोकस करना चाहिए। और हार के बाद गौतम गंभीर ने भी यही कहा कि गेम अवेयरनेस की कमी हमारे खिलाड़ियों के अंदर नजर आई, तो इसे दूर कौन करेगा? कोच की जिम्मेदारी होती है, कप्तान की जिम्मेदारी होती है कि गेम अवेयरनेस बताएं कि ये बाउंड्री छोटी है, यहाँ पर अटैक करना है, ये इस तरफ गेंदबाजी करनी है, यहाँ पर सामने वाले बल्लेबाज फंस जाएंगे। तो फिलहाल आप किसे मानते हैं हार के गुनहगार? कमेंट बॉक्स में लिखेगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।